जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है, 16 मई 2022 को कर्नल धर्मवीर सिंह का निधन हो गया है। इनकी पोस्टिंग 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कहाँ थी? ऑप्शन ए गरीबपुर, ऑप्शन बी लोंगेवाला, ऑप्शन सी गाजीपुर, ऑप्शन डी बसंतपुर। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लोंगेवाला में कर्नल धर्मवीर सिंह की पोस्टिंग थी 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में। इनकी मृत्यु 16 मई 2022 में हो गई है। और इनके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। तो कर्नल धर्मवीर सिंह 1971 में लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर तैनात थे और इनकी पोस्टिंग लोंगेवाला में थी। ये कर्नल से पोस्ट से रिटायर हुए थे। और जो पिक्चर बनी थी जिसके निर्देशक थे जेपी दत्ता, इनके निर्देशन में बॉर्डर पिक्चर बनी थी, जो फिल्म बनी थी, इनमें इनके किरदार को, धर्मवीर सिंह के किरदार को अक्षय खन्ना ने निभाया था। और उस समय के मेजर थे जिस पोस्ट पे जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुई थी, उसमें मेजर थे कुलदीप सिंह चांदीपुरी, कुलदीप सिंह चांदीपुरी। और ये लोंगे वाला पोस्ट कहाँ है? तो यह लोंगे वाला पोस्ट राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है, लोंगे वाला पोस्ट। चलिए स्टार्ट देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, धर्मवीर सिंह, ये उनके पहले का फोटो है और ये उनके कर्नल बनने के बाद का फोटो है। इमेज से भी अगर फोटो क्वेश्चन बनता है तो इसे भी आप लोग यहाँ से समझ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य कहाँ है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका प्रश्न का जवाब हो जाएगा, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है। और यह इसे अभी हाल में ही बाघ अभयारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो भारत में अब कुल टोटल 52 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। और 52 जो टाइगर रिजर्व रैंक का बना है, ये रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य बना है। और रामगढ़ में और भी टाइगर रिजर्व हैं, उनका भी थोड़ा लिस्ट देख लेते हैं। तो ये रामगढ़ विषधारी 52वां टाइगर रिजर्व है, जो कि राजस्थान के बूंदी जिले में है। और राजस्थान में अन्य टाइगर रिजर्व जैसे कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो कि माधोपुर में स्थित है, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि अलवर में स्थित है, और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व जो कि कोट्टा में स्थित है। ये 4 टाइगर रिजर्व अभी राजस्थान में स्थित हैं। आरजे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, नाटो का सदस्य देश बनने के लिए कितने सदस्य देशों की मंजूरी चाहिए? ऑप्शन ए ओनली 1 यानी कि एक सदस्य देश, ऑप्शन बी 50% यानी कि आधे सदस्य देश, ऑप्शन सी मेजोरिटी यानी कि बहुमत, अगर बहुमत हो जाता है तो किसी देश को, कोई देश नाटो का मेंबर बन सकता है, ऑप्शन डी यानी कि ऑल मेंबर्स यानी कि जितने मेंबर हैं नाटो के सदस्य हैं उन सभी की मंजूरी चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाता है। जितने भी मेंबर हैं सभी देशों की मंजूरी होने पर ही किसी देश को नाटो का सदस्य देशों में शामिल किया जाता है। और अभी फिलहाल 30 देश हैं नाटो के मेंबर। और इनमें से यह प्रश्न क्यों इम्पोर्टेंट बन रहा है? क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो के मेंबर बनने के लिए आवेदन दिया है, सिफारिश की है, जिनमें कि तुर्की ने आपत्ति जताई है उसे नाटो के मेंबर बनने पर। तुर्की ने आपत्ति जताई है। तो वर्तमान में नाटो में 30 मेंबर कंट्री हैं। और नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और अगला प्रश्न है, भारत में लोकपाल का पद कहाँ से लिया गया है या कहाँ से आया है? ऑप्शन ए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ऑप्शन बी बाल्टिक कंट्री, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्कैंडिनेवियन कंट्री से भारत में जो लोकपाल का पद आया है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो लोकपाल का पद आया है, यानी कि स्कैंडिनेवियन कंट्री में भी किस देश से? तो स्वीडन से लोकपाल का पद भारत में आया है यह पद। और लोकपाल का कार्यकाल कितना होता है और क्या होता है? तो लोकपाल का कार्यकाल जो है
5 वर्ष का होता है या भी 70 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो जाए वो कार्यकाल होता है। भारत में पहले लोकपाल हैं, जो पहले लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष हैं। और लोकपाल में कितने मेंबर होते हैं? तो एक चेयरपर्सन होते हैं और अधिकतम 8 सदस्यों की नियुक्ति होती है। अधिकतम 8 सदस्य, चेयरपर्सन के साथ अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, जिनमें कि 4 न्यायिक सदस्य होते हैं और 4 गैर न्यायिक सदस्य चुने जाते हैं। और बाल्टिक कंट्री जो हम लोगों ने देखा ऑप्शन में था, तो बाल्टिक कंट्री देश किन्हें कहते हैं? बाल्टिक कंट्री हम लोग देश कहते हैं एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। यह इससे भी प्रश्न बनता है कि बाल्टिक कंट्री का देश कौन सा नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो बाल्टिक कंट्री के देश हैं एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये 3 देश बाल्टिक कंट्री कहे जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश नहीं है? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी फिनलैंड। तो इस प्रश्न का सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए ध्यान से देखिएगा, अभी इस प्रश्न का जवाब फिनलैंड क्यों हुआ है? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि स्कैंडिनेवियाई देश, ये 4 ऑप्शन है, चारों को ही स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। तो फिर यहाँ ऑप्शन में फिनलैंड को सही आंसर कैसे हो गया, इसका भी प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्योंकि स्कैंडिनेवियाई कंट्री में ये 4 कंट्री आते हैं, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। परंतु कुछ तो भूगोलवेत्ता हैं वे फिनलैंड को स्कैंडिनेवियन कंट्री में नहीं मानते हैं। इसलिए ये जो ऑप्शन में इस तरह अगर चारों आ जाता है आंसर ऑप्शन में, तो फिनलैंड को हमें टिक करना पड़ता है। फिनलैंड सही जवाब हो जाता है, क्योंकि कुछ भूगोलवेत्ता फिनलैंड को स्कैंडिनेवियन कंट्री का हिस्सा नहीं मानते हैं। डेनमार्क जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, इसका कैपिटल है, डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहेगन। कैपिटल भी ध्यान में रखना है। कोपेनहेगन डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहेगन। और नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो। और ओस्लो से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ओस्लो से ही, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य भी कहा जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है, क्योंकि वहाँ रात में भी सूर्य कुछ दिखते हैं। और बाकी जो नोबेल पुरस्कार है, एक नोबेल पुरस्कार जो शांति का नॉर्वे से दिया जाता है, बाकी जो पुरस्कार है वो स्वीडन से दिए जाते हैं। बाकी जो 5 क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार स्वीडन से दिए जाते हैं। 5 क्षेत्र कौन कौन है? तो ये हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, केमिस्ट्री यानी कि रसायन, फिजिक्स यानी कि भौतिकी, लिटरेचर यानी कि साहित्य, और 5th नंबर पे है मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। और नोबेल पुरस्कार की घोषणा जो होती है, नोबेल पुरस्कार का जन्म वर्ष यानी कि जन्म जो हुआ था उनका अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर महीने में 21 अक्टूबर 1833 में, 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर 1833 में अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था। उस समय नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है, परंतु पुरस्कारों का वितरण जो है 10 दिसंबर, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर 10 दिसंबर को किया जाता है। पुरस्कारों का वितरण जो है किया जाता है। और भी इम्पोर्टेंट पक्ष अभी जाना नहीं आप लोगों को। चलिए ये देखते हैं, ये जो स्वीडन का फ्लैग है, फ्लैग से अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इमेज का, तो ये फ्लैग देख लीजिए, स्वीडन का फ्लैग इससे होता है। और ये मैग्डलेना एडरसन ये हैं, ये स्वीडन की प्रधानमंत्री हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री मैग्डलेना एडरसन हैं। और चलिए अब फिनलैंड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक कंट्री बच गया जो ऑप्शन में था। तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, राजधानी हेलसिंकी है। फिनलैंड रूस की सीमा लगती है, तो उस सीमा को क्या कहते हैं? तो मैनरहैम लाइन कहते हैं। फिनलैंड रूस की सीमा को मैनरहैम लाइन कहते हैं। और दुनिया की सबसे युवा, और फिनलैंड को और भी क्या कहते हैं? तो फिनलैंड को झीलों का देश भी कहते हैं। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। और दुनिया की सबसे युवा महिला प्रधानमंत्री जो हैं सना मरीन, वो फिनलैंड की प्रधानमंत्री है। सना मरीन कहाँ की प्रधानमंत्री? तो फिनलैंड की प्रधानमंत्री है। सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? तो सना मरीन है। और स्वीडन के प्रधानमंत्री हम लोग देख लिया मैग्डलेना एडरसन है। और इस तरह से सना मरीन का भी इमेज देख लीजिए, ये इमेज बनता है। इमेज से क्वेश्चन अगर आता है
तो ये फ्लैग है फिनलैंड का और ये सना मरीन है। सना मरीन 2 फोटो मैंने लगाया है, सना मरीन को इनको पहचान लीजिए। तो सना मरीन ये हैं फिनलैंड के प्रधानमंत्री और मैनरहम लाइन रूस और फिनलैंड की सीमा रेखा है। आशा करता हूँ आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे हों, पसंद आए होंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।